इस वीडियो में हम 125 सीआरपीसी गुजारा भत्ता में नोटिस के संबंध में महत्वपूर्ण जजमेंट की बात करेंगे, जिसका सामना हर कोई करता है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 125 सीआरपीसी का नोटिस पति को मिलना जरूरी है या नहीं? कई बार हमने देखा है कि नोटिस किसी और परिवार के सदस्य द्वारा लिया जाता है और या तो पति को इसकी सूचना नहीं मिलती है या पति आ नहीं पाता है, फिर एक पक्षीय गुजारा भत्ता के आदेश हो जाते हैं और उसके बाद में उसको मेंटेनेंस देने के लिए वकील साहब द्वारा बोल दिया जाता है। तो आज हम इसी वीडियो में यह जिक्र करेंगे कि नोटिस की जो 125 सीआरपीसी का है वो जो भेजा जाता है उसके संबंध में हमको स्पेशल क्या सावधानी रखनी है और यह कितना इम्पोर्टेंट है। क्या नोटिस के संबंध में हमें किसी विधि का पालन करना होता है कि नहीं, इस चीज का हम आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले विषय वस्तु देख लेते हैं। सबसे पहले हम परिस्थितियां, जजमेंट के तथ्य क्या है, बहस के मुख्य तर्क व महत्वपूर्ण तर्क क्या थे, यह ग्राउंड कब आपके लिए काम नहीं करेगा, जजमेंट की डिटेल बताएंगे और अंत में हमारी राय होगी और हमारा निष्कर्ष होगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मान लीजिए पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस कोर्ट में किया है और नोटिस पति के एड्रेस पर भेजा गया है। मान लीजिए कि नोटिस पति के ऑफिस के पते पर भेजा गया है और किसी व्यक्ति ने, चाहे वह पति का मित्र भी हो सकता है या ऑफिस का कोई कर्मचारी हो सकता है, उसने नोटिस ले लिया है और उस पर उस कर्मचारी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिए गए हो। तो दूसरी परिस्थिति के बारे में भी बता देते हैं कि मान लीजिए नोटिस जो है वो पति के निवास के पते पर भेजा गया और उसे पति के पिता, माता या किसी अन्य रिश्ते द्वारा प्राप्त करके उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए हो। दोस्तों, इन दोनों ही परिस्थितियों में 125 सीआरपीसी का नोटिस पति को प्राप्त न होकर किसी अन्य ने प्राप्त किया है। जो नोटिस भेजा गया था वो नोटिस चाहे ऑफिस के पते पर हो चाहे घर के पते पर हो, लेकिन पति ने प्राप्त नहीं किया है, किसी और ने किया है। इस बात को आप यहाँ अच्छे से समझ लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि पति कहीं और काम करता है और उसे इस नोटिस की कोई जानकारी नहीं दी गई या फिर वो कोर्ट आने में असमर्थ हो क्योंकि वो बहुत दूर काम करता है। अब ये भी मान लीजिए कि फैमिली कोर्ट या सीजेएम कोर्ट, क्योंकि जहां पर फैमिली कोर्ट नहीं होता है वहां पर ये जो केस है ये सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाता है। जहां भी ये केस किया गया है वह पत्नी के पक्ष में 125 सीआरपीसी में गुजारा भत्ता आदेश कर देती है। तो आप क्या करोगे? आप इस आदेश को चुनौती कैसे दोगे? जजमेंट के जो तथ्य है उनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ताकि कई लोगों में यह आलस होता है कि जजमेंट कौन पढ़े। तो हम आपको छोटे से तथ्य बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया था गुजारा भत्ता के लिए। 25,000 रुपए का प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था। दंपति के एक बच्चा भी था जो महिला के पास था। 125 सीआरपीसी का पहला नोटिस पति के घर पे गया, घर लॉक था, तो पुलिस ने 2 साक्षी बुलाए, उनके सामने नोटिस को दीवार पे चिपका दिया और उन दोनों साक्षियों के हस्ताक्षर भी करवाए, नाम भी लिखे कि ये 2 साक्षी हैं, इनके सामने ये नोटिस चिपका दिया गया। पति कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो दूसरा नोटिस भेजा गया जिसे पति के अंकल ने प्राप्त किया और पति कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया। दोस्तों, ये जो बोल्ड किए हुए लेटर है इनको आप थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठाना। कोर्ट ने 8,000 रुपए प्रति माह का एक पक्षीय आदेश पत्नी के पक्ष में दिया कि पति 8,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये जो 8,000 रुपए का जो आदेश हुआ था इसको राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पति के वकील का तर्क यह था कि यह नोटिस की सही व विधिक तामील नहीं है, क्योंकि ये नोटिस पति को न मिलकर उनके अंकल के द्वारा लिया गया है। पत्नी के वकील का तर्क था कि पति को वैकल्पिक रूप से पहले उसी कोर्ट में गुजारा भत्ता आदेश को चुनौती देना था जिस कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सीधे हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों, जो इनके जो वकील साहब का जो ये तर्क है कि उसी कोर्ट में इनको पहले एप्लीकेशन लगानी थी, तो
तो इसके संबंध में ये एप्लीकेशन कैसे लगती है हमने पहले ये वीडियो बना रखी है। आप इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन खुद भी हम लगा सकते हैं, तो किस प्रकार हमको लगानी चाहिए। इस वीडियो को देखने से आपको इसके बारे में यदि कुछ ज्यादा पता करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें। महिला के वकील ने वहां पर यह भी कहा कि अभी तक आदेश होने के बाद से 1 रुपया भी नहीं दिया गया है, इसलिए पति को कहा जाए कि वह पैसे दे। लेकिन हाईकोर्ट का कहना था कि पति को सुनना विचारण न्यायालय की प्राथमिकता होनी चाहिए। विचारण न्यायालय का यहाँ अर्थ है जिस कोर्ट ने ये आदेश दिया है, यानी फैमिली कोर्ट हो चाहे सीजेएम कोर्ट हो। यहाँ सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया था, जहां पति ने जानबूझकर नोटिस लेने से बचने की कोशिश भी नहीं की है, तो वहां पे कोर्ट को पति को सुनना चाहिए। अंत में हाईकोर्ट ने इस केस को विधि का दुरुपयोग मानते हुए 8,000 रुपए का जो आदेश था, वो एक पक्षीय आदेश था, उसको अपास्त कर दिया। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लें कि ये जो ग्राउंड है ये कब आपके लिए काम नहीं करेगा। यदि आदेश होने से पहले पति कोर्ट में उपस्थित हो जाता है, भले ही नोटिस किसी ने भी लिया हो, तो ये ग्राउंड आपके लिए काम नहीं करेगा। आदेश होने तक पति कोर्ट में नहीं आना चाहिए, तभी ये काम करेगा। पर्याप्त अवसर देने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करना। यदि कोर्ट में आ गया है तो पर्याप्त अवसर मौका दिया जाएगा 1, 2, 3 तारीख पे कि आप जवाब प्रस्तुत कर दीजिए। लेकिन तब भी यदि जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं या कोष्ट लगा दी, अंतिम अवसर दे दिया, फिर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया, तब ये ग्राउंड आपके काम नहीं आएगा। जानबूझकर नोटिस लेने से बचने की कोशिश करना। यदि पत्नी या पत्नी की तरफ से कोई वकील ये साबित कर देते हैं कि इन्होंने जानबूझकर नोटिस नहीं लिया है और बचने की कोशिश की है, तब ये ग्राउंड आपके लिए काम नहीं करेगा। दोस्तों, जजमेंट की आपको डिटेल बता देते हैं, और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनके मैटर हो चुके हैं, हम जब जजमेंट पे आते हैं तो कहते हैं आप हमारा नाम क्यों लेते हो, क्योंकि हमारा नाम हमारी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन किया जाता है, इसलिए हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट में जो नाम है वो वही लिख रहे हैं। आप इस नाम से इस जजमेंट को देख सकते हो। हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। दोस्तों, आप जजमेंट देख लीजिए। एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन नंबर 41 ऑफ 2019, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का ये जजमेंट है। आदेश जो डिसीजन दिया गया था वो 2 तारीख दिसंबर की 2019 को दिया गया था। मुकेश बनाम स्टेट यानी राजस्थान राज्य। यह कहा गया है कि पर्सनल सर्विस ऑफ नोटिस अपॉन द हस्बैंड इज नेसेसरी। ये जो वर्ड नेसेसरी है, ये वर्ड ये कहता है कि 125 सीआरपीसी का जो नोटिस है वो हस्बैंड को ही मिलना चाहिए। किसी और को यदि ये दिया जाता है तो वह नोटिस की विधि पूर्वक विधि सम्मत तामील नहीं मानी जाएगी। ये इस जजमेंट का मुख्य पॉइंट है। दूसरा है, इस जजमेंट पे यदि कोई वकील ये कहते हैं कि आपको पहले उसी कोर्ट में जाना चाहिए, तो 126 के सब क्लोज या उसकी उपधारा 2 के अंदर जो दिया गया है एक्स पार्टी आदेश को अपास्त करने का, उसके बारे में भी इसमें डिस्कशन दिया गया है इस जजमेंट में, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, यानी हमें सुना ही नहीं गया, हमें भी सुना जाए, हमको एक मौका दिया जाए, हमको अवसर दिया जाए ताकि हम अपना पक्ष कोर्ट में रख सकें। इसके आधार पर ये फैसला दिया गया है। और चौथा जो मुख्य महत्वपूर्ण इसका उपयोगी पॉइंट है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक दुर्लभ प्रकार का कोई कारण, ऐसा कारण जिसको न्याय मानता है कि ये ग्राउंड हम कंसीडर कर सकते हैं और इसके आधार पे हम उस आदेश को खारिज कर सकते हैं। ये जजमेंट कई मायनों में उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। यदि आपको नोटिस नहीं मिला है और एक्स पार्टी आदेश हो गया है तो आप इस जजमेंट का उपयोग अवश्य कीजिए, लेकिन बेहतर होगा पहले एक शुरुआत उसी कोर्ट से करना जिसने आदेश दिया है। जैसा हमने पहले बताया, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप खुद भी ये कर सकते हो।
उस एप्लीकेशन को खारिज करने पर ही इस जजमेंट के सहारे आप हाई कोर्ट में जाना, फिर आपको राहत मिल जाएगी। बाकी आप हमें कमेंट में जो कुछ भी सुझाव है वो हमें दे सकते हैं।